नमस्कार, स्टार्टअप मंत्रा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और ये वही शो है ईटी नाउ स्वदेश का, जो कि स्टार्टअप से जुड़ी हर बारीकियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। स्टार्टअप मंत्रा के आज के एपिसोड में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो मुद्दा हर स्टार्टअप के लिए काफ़ी अहम है। मुद्दा है फंडिंग का। जी हाँ, पूंजी जुटाना। किसी भी कारोबार, किसी भी स्टार्टअप के लिए पूंजी जुटाना, फंड रेज करना काफ़ी अहम होता है। और ताज़ा डेटा की अगर बात करें, हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स आए हैं जो कि भारत की ग्रोथ स्टोरी को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। इंडिया टेक फंडिंग रिपोर्ट Q1 कैलेंडर ईयर 23 की अगर माने तो भारत देश सेकेंड हाईएस्ट फंडेड ज्योग्राफी के तौर पर उभर कर आया है आफ्टर यूएस। यानी कि फंडिंग सिनेरियो इस वक्त यहाँ पर अच्छे नजर आ रहे हैं। ये तब हो रहा है जबकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज काफ़ी नज़र आ रही है। अगर डेटा की माने तो भारत देश में 2022 में करीब $25 बिलियन की फंडिंग हुई थी। ऑफ कोर्स ये पिछले साल के मुकाबले गिरावट है, लेकिन आंकड़े ये बयां कर रहे हैं कि फंडिंग इस वक्त भी नजर आ रही है, अनसर्टेनिटीज के बावजूद भी नजर आ रही है। और इनफैक्ट अगर कैपिटल इनफ्लोज की बात करें तो 2020 के लेवल से कैपिटल इनफ्लोज जो हैं वो 2x होते हुए नजर आए हैं। तो चलिए, फंडिंग सिनेरियो कैसे नजर आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं फंडिंग के लिए, या फिर फंडिंग की तस्वीर अच्छी होगी, इस पर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ wealthy.in के को फाउंडर आदित्य अग्रवाल जुड़े हैं और वेंचर कैटलिस्ट और 9 यूनिकॉर्न्स के को फाउंडर डॉक्टर अपूर्व रंजन शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, अपूर्वा, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। इस अहम मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक्स। शुरुआत आदित्य आपसे करना चाहूंगी। सेकेंड हाईएस्ट फंडेड ज्योग्राफी हम उभर कर आए हैं, यूएस के बाद सेकेंड हाईएस्ट नंबर पर हम नजर आ रहे हैं। अनसर्टेनिटीज ग्लोबल मार्केट में कई सारी हैं, बावजूद इसके इस वक्त फंडिंग सिनेरियो कैसे नजर आते हैं आपको, और किस तरह से भारत, इंडिया अन्य देशों से अलग आपको दिखता है इस वक्त? आई थिंक सबसे पहले तो अलग ऐसे दिखता है कि हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और 3.25 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी की अब जीडीपी का आउटपुट है, और उस स्केल पे 5-6%, 6%, 6.5% की ग्रोथ है जो इंडिया को अट्रैक्टिव बना रही। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, आज अगर आप यूएस और यूरोप देखें, जो दूसरे बड़े मार्केट्स हैं, वहां पर सब लोग बढ़ती इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन से परेशान है, बट एक्चुअली एज अ कंट्री भारत में हम हाई इंटरेस्ट रेट और हाई इन्फ्लेशन को करीब पिछले 15 साल से देख रहे हैं, बिकॉज ये हमारी ग्रोथ का एक एक्सटेंशन ही है कि हमारी यहाँ पर महंगाई भी हर साल बढ़ती है और इंटरेस्ट रेट्स भी हम 6-7% पे हमेशा रही हैं। जबकि अब यूएस देखिए 0 से 5 पे चला गया है और हम शायद 5 से 7 पे चले गए। तो जो हमारा जो देश है वो बढ़ती महंगाई और बढ़ती इंटरेस्ट के लिए बेटर प्रिपेयर्ड है, राइट। और इसीलिए शायद हम 6.5% की जीडीपी ग्रोथ भी इस टफ एनवायरनमेंट में डिलीवर कर पा रहे हैं। और वो नेचुरल है कि इस टफ एनवायरनमेंट में अगर जीडीपी ग्रोथ होती है तो इन्वेस्टर्स को मार्केट अट्रैक्टिव लगता है, एंड इसलिए शायद हम नंबर 2 हैं एज अ ज्योग्राफी इन फंडिंग। वेल आंसर्ड आदित्य। सो मेरा अगला सवाल डॉक्टर अपूर्वा आपसे होगा, और ये सवाल है इस वक्त भारत की इकोनॉमी को लेकर। भारत की इकोनॉमी अगर हम देखें अन्य देशों के मुकाबले किस तरह से प्लेस्ड आपको नजर आ रही है? स्टार्टअप फंडिंग की जहां हम बात कर रहे हैं, पास गोइंग फॉरवर्ड इस वक्त कैसा दिख रहा है इकोनॉमी बाकी देशों के मुकाबले भारत की? भारत की इकोनॉमी इस समय स्टार्टअप फंडिंग के मामले में काफी अच्छी है। हमने $45 बिलियन रेज किया था 21 में। 22 में ऑफ कोर्स $25 बिलियन आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है पैसा अवेलेबल नहीं है मार्केट में। आज भी हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है इंडिया के। आज हमारा हिट रेशियो अगर आप देखेंगे कंपेयर टू अदर स्टार्टअप इकोनॉमीज बहुत स्ट्रांग है। यूएस में अराउंड एक 1.2 मिलियन स्टार्टअप्स है, उसमें उनके 500 यूनिकॉर्न्स है। चाइना में आप 1 मिलियन स्टार्टअप्स के बीच में 176 यूनिकॉर्न्स है, और उसमें इंडिया में 88,000 स्टार्टअप्स के बीच में हम लोग 115 यूनिकॉर्न लेके बैठे। तो आज हमारा हिट रेशियो बहुत ही अच्छा है, और इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज को वर्ल्ड ओवर यूबीसीज फंड रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और यही वजह है कि यहाँ पे लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है और आने लगेगा। आने वाले समय में भी अगर आप इसको देखेंगे तो हमने पिछले 7 साल में 7 to 10 टाइम्स हर फैक्टर में ग्रो किया है। चाहे वो नंबर ऑफ स्टार्टअप जो 10,000 से बढ़ के 1 लाख के आसपास हो गए, या नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स जो बढ़ करके 16, 17, 18 से बढ़ के करीब 115 हो गए। इसके अलावा M&A एनवायरनमेंट भी बहुत इंप्रूव हुआ है, बिकॉज इंडिया में जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं वो भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं।
और इसके अलावा इंडिया में कई नई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, जैसे डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। डिफेंस में कई स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने करीब 100-150 मिलियन के ऊपर पहुंच गई हैं वैल्यूएशंस। एग्री सेक्टर में 11 स्टार्टअप्स हैं जिनकी $100 मिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन हो चुकी है। बिल्कुल। और जहां आपने चाइना की बात की, अगला सवाल आदित्य आपसे ही होगा। आपको क्या लगता है चाइना यूएस टेंशन ने इन टर्म्स ऑफ फंड इनफ्लो हमें कितना मदद किया है? क्योंकि अगर हम देखें इस वक्त काफ़ी हद तक चाइना और यूएस के बीच जो कोल्ड वॉर सिनेरियो है, इसका एक इम्पैक्ट या कह सकते हैं कि बेनिफिशियरी भारत सामने उभर कर आता ही है। क्योंकि आफ्टर यूएस अगर कहीं नज़र जाती हो तो वो चाइना और उसके बाद इंडिया, क्योंकि सेकेंड एंड थर्ड इकोनॉमीज के तौर पर इन देशों पर नज़र जाती है। और क्योंकि हम चाइना और यूएस के बीच टेंशंस देख रहे हैं, हाउ मच इज इट अ बेनिफिशियरी फॉर इंडियन इकोनॉमी? बिल्कुल, क्योंकि चाइना इंडिया से बड़ा मार्केट है और ज़्यादा डेवलप्ड मार्केट है। और अभी तक आप देखिए पिछले 15 साल में काफ़ी इन्वेस्टर्स ने चाइना में अच्छा पैसा बनाया है, राइट? तो अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ जो यूएस में बैठा है या मिडिल ईस्ट में बैठा है या जापान में बैठा है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना पैसा स्प्लिट करता हूँ इंडिया और चाइना में, तो अभी तक शायद स्प्लिट होता था। बट अब जब मैं आज सोच रहा हूँ, अगर मैं अमेरिका में बैठ के एक इन्वेस्टर हूँ, बड़ा इन्वेस्टर हूँ, फंड का इन्वेस्टर हूँ, मैं सोच रहा हूँ मुझे $100 है, मेरे पास $100 है, $90 मुझे अपने होम मार्केट में लगाने, $10 मुझे अपने होम मार्केट से बाहर लगाने, राइट? पहले वो $10 मेरे मान लीजिए बढ़ते थे इंडिया और चाइना में, पर अब क्योंकि चाइना के साथ रिलेशंस में थोड़ा सा खटाव है, तो डेफिनेटली वो $10 में से मैक्सिमम जो है मैं एज अ फंड मैनेजर सोच रहा हूँ कि उसको इंडिया को एलोकेट करता हूँ, राइट? और फिर मैं इंडिया के नंबर्स देखता हूँ कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, मैं देखता हूँ कि इंडिया ने इंटरेस्ट रेट को अच्छे से मैनेज किया है, मैं ये देखता हूँ कि इंडिया के जो लार्जेस्ट फंडेड स्टार्टअप्स हैं जिनका वैल्यूएशन 10 बिलियन या ऐसे इस तरह के स्टार्टअप्स में एक्चुअली उनका साउंड बिजनेस मॉडल है, राइट? तो ये सब जो मैं फैक्टर्स देखता हूँ और साथ में ये कंबाइन करता हूँ कि चाइना मेरे लिए एज अ मार्केट प्रैक्टिकली पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ बट शायद काफी क्लोज हो गया है, तो डेफिनेटली उसका फायदा इंडिया को हुआ है और आगे भी होगा। कि हम देखेंगे कि जो डॉलर इमर्जिंग मार्केट्स के लिए रखे थे होम मार्केट्स ने, होम डेवलप्ड मार्केट्स ने, वो धीरे धीरे ज्यादा परसेंटेज उसका इंडिया फ्लो करेगा, बिकॉज इंडिया का अकेली ऐसी अब मार्केट रह गई है पूरी दुनिया में जहां पर 1 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं और इकोनॉमी 6-6.5% से ग्रो कर रही है। और तीसरी बात जो आई थिंक डॉक्टर अपूर्व ने भी बोली कि डिजिटली हम दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस्ड पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो तीन आपके फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, ग्रोइंग इकोनॉमी, यंग पॉपुलेशन, बहुत सारे यंग और बहुत सारे लोग, और तीसरा डिजिटली रेडी। तो ये तीनों चीजें और ऊपर से चाइना का टेंशन कंबाइन कर दी, तो डेफिनेटली ये इंडियन स्टार्टअप और इंडियन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए शायद ये गोल्डन पीरियड हो सकता है। तो पॉजिटिव फंडामेंटल ट्रिगर्स तो हैं ही, और साथ ही यूएस चाइना के बीच की जो तनातनी है, ये एक कह सकते हैं पॉजिटिव ट्रिगर साबित होता हुआ दिख रहा है इंडियन स्टार्टअप्स के लिए एट प्रेजेंट, और इस पर खास तौर से नज़र रखनी चाहिए। और इसके अलावा भी ट्रिगर्स कई सारे, लेकिन अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। डॉक्टर अपूर्वा, सिचुएशन या डेटा की अगर माने, फंडिंग हो रही है भारतीय स्टार्टअप्स के लिए, ये डेटा हम देख रहे हैं, लेकिन 2021 के मुकाबले अगर डेटा देखेंगे तो फंडिंग में गिरावट भी देखने को मिली है। अब इसके कई सारे कारण हैं। वैसे देखा जाए तो पिछले दिनों हमने कई सारी चीज़ें देखी, इन्फ्लेशन का लगातार बढ़ना, इंटरेस्ट रेट हाइक, ये सारी के सारी सिचुएशंस थी जिन्होंने कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट्स को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया। इसका असर भारतीय स्टार्टअप्स पर, भारतीय स्टार्टअप के फंडिंग सिनेरियो पर आपको कितना पड़ता दिखा, और इसे या इस सिचुएशन का हल निकालने के लिए स्टार्टअप्स को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो ट्रबल रिसेशन से आया हो, चाहे वॉर से आ रहा है, चाहे इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट से आ रहा हो, तो देखिए इसकी वजह से इम्पैक्ट तो होता है। अगर वो कहें कि इम्पैक्ट नहीं होता है तो ऐसा नहीं है, इम्पैक्ट होता है। और सिचुएशंस थोड़ी डिफिकल्ट भी होती हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ही होता है कि अगर पहले कोई $100 मिलियन एक स्टार्टअप में डालना चाहता था, तो आज वो कम पैसा डाल रहा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशंस में पैसे का इनफ्लो पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा। यस, आएगा, बिकॉज जहाँ से पैसा आ रहा है वो यूएस मार्केट है और जापानीज मार्केट है, कोरियन मार्केट है। अगर उन इकोनॉमीज में थोड़ा सा मतलब वहाँ पे अगर इम्पैक्ट है और थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट तो आएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स की सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं है वहाँ पे। तो उसकी वजह से थोड़ा सा रुक के पैसा आता है। लेकिन एट द सेम टाइम कि हमारा इकोसिस्टम काफी ज्यादा ऐसे गोल्डन स्पॉट की तरह उभर के आया है,
देखिए, इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा फैक्टर होता है ट्रस्ट फैक्टर, और ट्रस्ट फैक्टर इंडियंस ने यूएस में जाकर के, आज आप जितने भी टॉप यूएस स्टार्टअप देख लिए, सब में सी लेवल एग्जीक्यूटिव इंडियंस बैठे हुए हैं, वो बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर की रिफ्लेक्शन है। सिमिलरली दूसरा ट्रस्ट फैक्टर आपके स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के फंडामेंटल से आता है, जो अभी आदित्य ने बताया ऑलरेडी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और तीसरा ट्रस्ट फैक्टर जो है इंडियंस स्टार्टअप्स की कॉन्फिडेंस से आता है, जो मैं आपको बता दूं कि करीब 200 यूनिकॉर्न है, 1000 यूनिकॉर्न टोटल दुनिया में, उसमें 200 इंडियंस के हैं, तो 20% मार्केट शेयर तो यूनिकॉर्न में इंडियन लेके बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि भाई ये एक अलग हमारी पोजीशन बन चुकी है, और उसके लिए आज कोई भी इसको नजरअंदाज, दुनिया का कोई भी वीसी फंड नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो इस वजह से मेरा स्ट्रांग बिलीफ है कि आने वाले समय में भी सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। यस, हम लोग की काफी साल में करीब 150-200 इन्वेस्टमेंट होते हैं स्टार्टअप्स को, तो उनके आगे के राउंड्स भी हम लोगों को साल के करीब 50 से 60 राउंड, 100 राउंड तक होते हैं। तो हम सब स्टार्टअप्स को यही बोलते हैं कि भाई देखो, इस समय में आप इंक्रीमेंटल फंड रेज करो, 6-6 महीने में फंड रेज करो। आप बहुत सारा पैसा एक साथ रेज करने के बारे में मत सोचिए। हम लोग उनको ये बोलते हैं कि आप जो है कन्वर्टेबल राउंड्स रेज करिए, क्योंकि आज की डेट में कोई प्राइस देना नहीं चाहता है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा इनोवेशन की जरूरत है। फंडिंग जरूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न में आप जैसे करते आ रहे हो, जैसे अच्छे सिनेरियो में करते आ रहे हो, उसी तरीके से करिए। रास्ते हर चीज के होते हैं और उसको निकालना आना चाहिए, और इंडियन से अच्छा कौन समझ सकता है कि रास्ते कैसे निकालने हैं। बिल्कुल आदित्य, डॉक्टर अपूर्वा, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और फंडिंग रिलेटेड सिनेरियोज को हमारे व्यूअर्स के बीच रखने के लिए, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो कि स्टार्टअप स्पेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। स्टार्टअप मंत्रा के सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं एक ऑनलाइन पेमेंट प्रोवाइडर रेजर पे कंपनी से। आपको पता होगा अपने सेगमेंट की बेस्ट पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है रेजर पे, और कंपनी देश की पहली पेमेंट गेटवे बनी है जिसने अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए पेमेंट रिकॉन्सिलिएशन सर्विस लॉन्च की है। जी हाँ, इसी डेवलपमेंट और कंपनी के आगे फर्दर प्लान्स क्या हैं, इस पर बात करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ है। रेजर पे के को फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर शशांक कुमार अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर कुमार, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजर पे पर ही बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ने शेप अप तब किया जब ओरिजिनेटर्स ने अटेम्प्ट की एक खुद का एंटरप्राइज डेवलप करने के लिए, और फिर रियलाइज किया कि ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करना एक हजार्डस प्रोसेस हो सकता है, एक टीडियस प्रोसेस हो सकता है। आपकी जर्नी कैसी रही? धन्यवाद मोंटी इनविटेशन के लिए। मैंने 2012 में मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा था अपने फ्रेंड के साथ, अपने को फाउंडर के साथ, हर्षल माथुर। तो उस समय मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक स्टार्टअप बनाऊंगा। हम जो है एक साइड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। हम एक पोर्टल बना रहे थे जिससे कि क्राउड फंडिंग इजी हो सके, एनजीओ को पैसा रेज करने में वाइट कॉलर एम्प्लॉय से आसानी से पैसे रेज कर सके, और डिफरेंट सोशल कॉजेस के लिए वो सोशल मीडिया से पैसे रेज कर सके। तो उसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, और उसके लिए फिर जब हमें पेमेंट्स एक्सेप्ट करना था, तो जो एग्जिस्टिंग पेमेंट्स प्लेयर थे उनका काफी जो क्वेश्चंस थे वो इस तरह के थे कि हम प्रॉफिटेबल है कि नहीं, हमारे पास फिजिकल प्रेजेंस है कि नहीं, अगर हम एक एक्चुअल ऑफिस प्रेजेंट है कि नहीं, हमारे पास फंडिंग है कि नहीं, और वगैरह वगैरह। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जो एसएमई होते हैं, जो स्टार्टअप होते हैं, काफी सारे वो हमारी तरह स्टार्ट होते हैं कि वो या तो अपने पेरेंट्स के यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं या फिर कॉलेज से स्टार्ट हो रहे हैं, और काफियों का कोई प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होता, काफियों पे कोई फंडिंग नहीं होती, राइट। तो हमें लगा कि यार 2013 में, 2014 में पेमेंट एक्सेप्ट करने का एक बहुत सिंपल तरीका होना चाहिए, उसके लिए 2-3 महीने नहीं लगने चाहिए। तो वो सोचते हुए ही हमने सोचा कि शायद पेमेंट्स जो है काफी बड़ा प्रॉब्लम है, और इंडिया में मोबाइल बढ़ेगा, डिजिटल बढ़ेगा, इंटरनेट बढ़ेगा, और उसके साथ जो है काफी सारे स्टार्टअप भी आएंगे, और उनके लिए अच्छी पेमेंट सर्विस होना काफी जरूरी है जिससे कि कंट्री का प्रोग्रेस हो सके। तो इसी आइडिया के साथ जो है हमने
मतलब मैं इंडिया वापस आया और हर्षल माथुर के साथ हमने रेजरपे स्टार्ट किया था। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी इन फैक्ट। और शशांक, ये जर्नी सिर्फ शुरुआत तक ही सीमित नहीं रही, आपने लगातार एडवांसमेंट्स और इनोवेशंस भी किए हैं। आपके ताज़ा इनोवेशन की बात करते हैं, आपसे उस पर आउटलुक जानते हैं। पेमेंट रिकॉन्सिलिएशन सर्विस नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स के लिए किस तरह से स्ट्रीमलाइनिंग पॉसिबल हो पाई पेमेंट प्रोसेस की वाया ONDC, और ये प्रोसेस आपको आगे किस तरह से लगती है कि ईज ऑफ ट्रांजैक्शन को एक तरह से रिगार्ड करेगी? तो एक एक तरीके से अगर ओएनडीसी को देखा जाए, राइट, तो द गवर्नमेंट वांट्स ओएनडीसी टू सक्सीड। इट्स उससे जो है, जो ई कॉमर्स का सेक्टर है, कहीं ना कहीं इट विल गो अप टू $200 बिलियन। एंड गवर्नमेंट काफी चाहती है कि और भी ज्यादा कंपनीज ई कॉमर्स में आ सके, और वो ई कॉमर्स केवल बड़े 3-4 कंपनीज में सीमित नहीं रहे। सो जैसे जैसे ज्यादा कंपनीज ज्यादा नेटवर्क पे आएंगी, ओएनडीसी के नेटवर्क पे आएंगी, ज्यादा ज्यादा बिजनेसेस पार्टिसिपेट करेंगे प्लेटफॉर्म पर। तो ओएनडीसी में दो तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। एक जो कि बायर्स के लिए होता है, जहाँ पे बायर्स जाकर के डिफरेंट तरह के सामान और सेलर को देख सकते हैं और उनसे खरीद सकते हैं। और दूसरा सेलर का प्लेटफॉर्म होता है, जिससे जो कि ढेर सारे सेलर को ऑनबोर्ड करती है, चाहे रूरल एरिया से या सिटीज से या फिर इंडस्ट्रियल एरिया से। तो उसपे जो पेमेंट का जो सिलसिला है, वो अगर आप एक तरीके से देखिए, तो बायर से बायर प्लेटफॉर्म पर जाता है, बायर प्लेटफॉर्म से सेलर प्लेटफॉर्म पर जाता है, और सेलर प्लेटफॉर्म से फिर सेलर पर जाता है। तो अल्टीमेटली बायर से सेलर तक जाने के लिए पेमेंट का एक एक पूरा जरिया होता है। और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इस तरह की इकोसिस्टम में जहाँ पे मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है, मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व है, पेमेंट्स काफी सही तरीके से होने चाहिए। पर उसके बाद जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो है रिकॉन्सिलिएशन का। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर कंपनी को अपना देखना होता है कि जो स्टॉप पेमेंट उन्होंने एक्सेप्ट किया, या स्टॉप पेमेंट जो उन्होंने किसी को दिया, वो एक्चुअली में सही से गया कि नहीं, वो उनके बैंक अकाउंट में सही से रिकनसाइल हो रहा है कि नहीं, और एट अ ग्रॉस लेवल वो जो 100 पेमेंट्स का अमाउंट है वो पूरा पूरी मैच हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए ही हम जो है रिकॉन्सिलिएशन सॉफ्टवेयर बना करके प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारी ये सोच है कि इस रिकॉन्सिलिएशन सॉफ्टवेयर के थ्रू और पेमेंट सुविधा के थ्रू जो बायर्स और सेलर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन है, वो काफी स्मूथ होगा। तो उस तरीके से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर भी इतने बड़े ढेर सारे पार्टीज होने के बावजूद भी वो पेमेंट अच्छे तरीके से हो पाएंगे, और एट द एंड ऑफ द डे सारे बिजनेस अपना रिकनसाइल करके आराम से रह सकते हैं कि हाँ, मतलब हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा है, हमारा कहीं लीकेज नहीं हो रहा है। और फॉर एवरी बिजनेस इंश्योरिंग देयर इज नो लीकेज, वो बहुत ही जरूरी होता है। शशांक, एक बिजनेस तभी सक्सेसफुल बिजनेस तभी मायने में माना जाता है जब वो अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर्स की कंसर्न्स को समझे और उस कंसर्न को समझते हुए उसका सोल्यूशन निकालने की भी कोशिश करें, और ये आप कर रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट। लेकिन इस वक्त बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा नज़र आ रहा है? ओवरसीज जो स्लो डाउन या चैलेंजेस दिख रहे हैं, स्टार्टअप विंटर है, इसका क्या इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर भी, आपके बिजनेसेस पर भी पड़ता हो, या आपके सेक्टर पर भी पड़ा है किसी हद तक? जो ये ग्लोबल जो स्लो डाउन है, वो तो काफी रियल है। और इंडिया के स्टार्टअप्स में भी उसका इम्पैक्ट तो है ही। जो फंडिंग विंटर वाली बातें चल रही है, आई थिंक फंडिंग मार्केट थोड़े टाइट तो है इस वक्त है, और उससे काफी स्टार्टअप अपना 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 देख रही है कि वो कैसे उसके थ्रू मैनेज कर सके। बट इवन अमंग ऑल दैट, एट द एंड ऑफ द डे इंडिया स्टैंड्स आउट, राइट। इंडिया एक काफी ब्राइट स्पॉट है, क्योंकि इंडिया इज द ओनली लार्ज इकोनॉमी जो कि अभी भी 5% प्लस 6% प्लस पे ग्रो करने का क्षमता रखती है ईयर ऑन ईयर। एंड गवर्नमेंट की फुल कोशिश है, इकोसिस्टम की फुल कोशिश है कि उसको बरकरार रखे। तो पूरे एनवायरनमेंट में अगर आप देखिए, वहां पे थोड़ा स्लो डाउन है, बट फिनटेक स्टिल इज अ वेरी ब्राइट स्पॉट। और अब एज रेजरपे ऑल्सो, हमने पिछले 1 साल में काफी ग्रो करा है। और एंड वही हमारी कोशिश भी यही है कि हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते रहे, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते रहे जिससे कि बिजनेसेस की मांग ही पूरी हो, राइट। तो ये जैसे ये रिकॉन्सिलिएशन सर्विस है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। उसी तरह से हम पेरोल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और आजकल के मॉडर्न बिजनेसेस को काफी मॉडर्न प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, जो कि मोबाइल फर्स्ट हो, क्लाउड फर्स्ट हो। तो एंड रेजरपे हैज द कैपेबिलिटी टू बिल्ड दोस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा तो यही मानना है कि रेजरपे इज स्टिल इन अ ग्रेट स्पॉट and has a very positive outlook, towards India, towards fintech ecosystem, and towards the growth of payments industry.
बिल्कुल शशांक, एक और कंग्रेचुलेशन, एक और शुभकामनाएं एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि रेजर पे वर्ल्ड टॉप 100 यूनिकॉर्न्स में अपनी जगह बना पाई है। और इतना ही नहीं, हारून्स ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में जो 6 भारतीय कंपनियां हैं उनमें से एक कंपनी रेजर पे भी है। कैसा लगता है इस तरह की उपलब्धि, इस तरह की अचीवमेंट हासिल करने के बाद? थैंक्स अ लॉट मानसी। अगर मैं बात करूं तो जिस यू नो जब हमने अपना स्टार्टअप शुरू किया था, रेजर पे शुरू किया था, तो एक यही उम्मीद थी कि इंडियन बिजनेसेस के लिए कुछ कर सके, देश में कुछ ऐसा कर सके जिससे कि कुछ चेंज आए, कुछ अच्छा बदलाव आए। और जो ये पिछले 7-8 साल की जर्नी रही है हमारी रेजर पे की, उससे काफी पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जो हमारा जो रिस्पॉन्स रहा है हमारे कस्टमर्स का, एंड जो पुश रहा है गवर्नमेंट का डिजिटल पेमेंट्स पे, आई थिंक वो काफी पॉजिटिव रहा है, काफी अच्छा रहा है मेरे लिए पर्सनली और ऑब्वियसली फॉर रेजर पे एज वेल। और ये बस एक मोटिवेशन है एक तरीके से कि हम एक्चुअली में सही राह पे चलते रहे और इस पे चलते रहेंगे। एब्सोल्युटली। शशांक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके फाइनेंशियल्स पर आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे क्योंकि अगर FY22 के परफॉर्मेंस की बात करें, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट जो है 7.3 करोड़ पर पोस्ट हुआ है, अराउंड 20% अप मूव सालाना आधार पर अगर देखें, और साथ ही रेवेन्यू के पिक्चर भी काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। आउटलुक टुवर्ड्स स्केलिंग इट अप। राइट, हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर का टारगेट था कि हम मोर देन $90 बिलियन GMV प्रोसेस करें अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट नॉट ओनली हमने वो गोल अचीव किया, बट कहीं ना कहीं हमने वी क्रॉस्ड मोर देन $100 बिलियन। हमने $100 बिलियन के ऊपर पेमेंट्स आपने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोसेस करे। एंड इट्स अ ह्यूज स्केल। आई थिंक in last 8 years, Razor Pay with all the product और जितना भी ये ग्रोथ रहा है, काफी ज्यादा ये जो हमने पड़ाव अचीव करे, आई थिंक दैट्स बीन अ ग्रेट जर्नी फॉर अस। और जस्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम अ रेवेन्यू बेसिस, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा ऑपरेशनल रेवेन्यू वाज 1480 करोड़। और एंड दैट हैज बीन लाइक अ 70% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। और आई थिंक हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये आगे भी मेंटेन रहे। तो इवन इन द कमिंग ईयर दैट we'll continue to aim for 60-70% growth year on year, and continue growing our top line. एब्सोल्युटली शशांक, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, आने वाले क्वार्टर्स के लिए, इनोवेशंस के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक्स। और अब बात करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट रिसर्च की। जी हाँ, हर स्टार्टअप मंत्रा के सेगमेंट में आपके लिए एक स्टार्टअप से जुड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च हम लेकर आते हैं, और आज की रिसर्च है यूनिकॉर्न्स पर। जी हाँ, यूनिकॉर्न्स वो कंपनियां होती हैं जिन्होंने एक नया लेवल पाया होता है। स्टार्टअप से शुरुआत की होती है, लेकिन एक बड़ी स्टार्टअप जब वो बन जाती है वो यूनिकॉर्न होती है। और यूनिकॉर्न्स की अगर बात करें, भारत देश में इंडिया 3rd लार्जेस्ट हब बना है यूनिकॉर्न्स के मामले में। लेकिन कितने यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं इस वक्त, कौन सी कंपनियां हैं जो यूनिकॉर्न बनकर उभर रही हैं, इस पर एक लेटेस्ट रिपोर्ट तैयार किया हमारे रिसर्चर ने। आइए वो देखते हैं। बात करते हैं यूनिकॉर्न की, और इंडिया में जो यूनिकॉर्न हेड हुए हैं ना, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में आया है, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है वहाँ पे, क्योंकि इंडिया इमर्ज हो चुका है, तीसरे नंबर पे आ रहा है हब जहाँ पे जिसने ज़्यादा यूनिकॉर्न्स जहाँ पे है। तो इंडिया तीसरे नंबर पे है। अब यूनिकॉर्न्स जो है 68 यूनिकॉर्न्स इंडिया में है। 47 यूनिकॉर्न्स ऐड हुए हैं सिंस प्री कोविड 2019 से देखें तो वो प्री कोविड लेवल से वहाँ पे 47 यूनिकॉर्न्स ऐड हुए हैं। उसके अलावा 5 इंडियन कंपनीज जो है जो बनती है टॉप 100 यूनिकॉर्न लिस्ट में भी। तो इंडिया श्योरली इमर्ज हो रहा है और आगे बढ़ रहा है ये यूनिकॉर्न लिस्ट में, स्टार्टअप लिस्ट में। और ओवरऑल टोटल वैल्यू बात करें यूनिकॉर्न्स की तो वो ऊपर जा चुका है 13% से, एंड वो अभी है $4.3 ट्रिलियन पे। इंडिया को-फाउंड किया हुआ है 70 यूनिकॉर्न्स आउटसाइड इंडिया कंपेयर टू विद इन इंडिया जो है 68 यूनिकॉर्न्स। तो आउटसाइड इंडिया भी है, इन इंडिया भी जो एडिशंस भी आ रहे हैं। उसके अलावा अभी बात करते हैं एक दूसरे पार्ट की, जो है अभी कहाँ से आ रहे हैं, दुनिया में कहाँ से है ये बड़े यूनिकॉर्न्स, तो कौन से है ये बड़े यूनिकॉर्न्स। और ग्लोबल की बात करें तो पहले है बाइटांस,
फिर आता है SpaceX और फिर आता है एंट ग्रुप। और कंट्रीज़ की बात करें, कौन सी टॉप कंट्रीज़ है जो एक्चुअली यूनिकॉर्न लिस्ट में आती है, मोस्ट यूनिकॉर्न्स कहाँ पे है, तो यूएस में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स है। नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स वहाँ पे जो है वहाँ पे है 666 यूनिकॉर्न्स। चाइना में है 316 यूनिकॉर्न्स और तीसरे नंबर पे आता है इंडिया जहाँ पे है 68 यूनिकॉर्न्स। मोस्ट सक्सेसफुल यूनिकॉर्न्स की बात करें, जो इन्वेस्टर्स, जहाँ मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इन यूनिकॉर्न्स की बात करें तो सिक्वॉय कैपिटल आता है, टाइगर ग्लोबल आता है और सॉफ्ट बैंक भी आता है। तो यस, इंडिया शॉली इमर्ज हो गया है तीसरे नंबर पे। आगे कितने यूनिकॉर्न्स आएंगे ये तो हम लोग शॉली वॉच ऑन करेंगे, पर अभी इंडिया है तीसरे नंबर पे। और आइए अब आपको मैं बताती हूँ स्टार्टअप का गुरु मंत्र। जी हाँ, ये वो सेगमेंट है जिसमें हम कुछ ऐसे गुरु मंत्र आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे अगर आप एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या फिर स्टार्टअप से जुड़ी कोई ना कोई चीज़ पर काम कर रहे हैं। आज का गुरु मंत्र है 4 चॉइसेस जो कि स्टार्टअप स्ट्रैटेजी के लिए काफ़ी अहम है। अगर आप अपना स्टार्टअप बना रहे हैं तो 4 चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और उन पर ध्यान रखते हुए अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएंगे तो आपका स्टार्टअप जो है वो एक विन सिचुएशन या कह सकते हैं डेवलपमेंटल स्टार्टअप बनने की तैयारी करेगा। जी हाँ, तैयारी करेगा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनिशिएशन से लेकर एग्जीक्यूशन तक का सफर बहुत लंबा है। चलिए 4 चॉइसेस जो कि स्टार्टअप स्ट्रैटेजी में मैटर करते हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहली चॉइस है कि स्टार्टअप के लिए एक अच्छा आइडिया चुनें। इस वक्त भारत में इतने सारे आइडियाज़ हैं, इतने सारे विजन्स हैं, इतने सारे इनोवेशंस हैं। ऐसे में एक आइडिया जो कि स्टैंड आउट कर जाए उसे चुनना काफ़ी ज़रूरी है और एक ऐसा आइडिया जो कि सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो, ना कि ऐसा आइडिया जो कि मान लीजिए आपको पसंद आया और आपको उस पर बिजनेस करना है इसलिए स्टार्टअप बना लिया। जी नहीं, एक ऐसा आइडिया जो कि सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल हो रहा है, अगर उस आइडिया पे काम करेंगे तो आपके लिए स्टार्टअप में एक कह सकते हैं कि सक्सेस जो है वो बिल्कुल तय होगी। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आइडिया को तलाशें, एक अच्छे आइडिया, एक सही आइडिया को तलाशें जो कि ओवरऑल बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी के लिए हो। दूसरी चीज़ यानी कि सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए कि अपने कस्टमर्स को समझें। आइडिया तो ले लिया आपने, उसके बाद स्टार्टअप की शुरुआत भी करने की कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन उससे पहले क्या आप अपने कस्टमर को जानते हैं? क्या आपके उस आइडिया के लिए कस्टमर्स हैं भी? क्या कोई ऐसे कस्टमर्स हैं जो इस तरह के स्टार्टअप को या इस तरह की अपब्रिंगिंग या इस तरह की कोई चीज़ को चाहते हैं या इस तरह की किसी सर्विस को पसंद करेंगे? ये आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। कोई आइडिया आपको पसंद ज़रूर आ सकता है लेकिन मान लीजिए उसके कस्टमर्स ही नहीं हैं, आपके लिए आपकी जो सप्लाई है उसकी डिमांड ही नहीं है, तो आपका स्टार्टअप जो है गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए अपने कस्टमर्स को समझें, कुछ हद तक रिव्यूज़ करें, कुछ हद तक लोगों से बातचीत करें, अपने आइडिया को लोगों के साथ शेयर करें और समझने की कोशिश करें कि क्या वो पसंद भी आ रहा है या नहीं। तीसरा स्टेप होगा टेक्नोलॉजी से हाथ मिलाएं। टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा एडवांसमेंट किया है पिछले 2 सालों में, कोविड के बाद डिजिटलाइजेशन की इंपॉर्टेंस हम सब समझे हैं। और अगर आपको स्टार्टअप में अड़े रहना है, बने रहना है, टिके रहना है और सक्सेसफुल होना है तो टेक्नोलॉजी से हाथ मिलाना होगा, क्योंकि तकनीक की मदद से आप कई सारी चीज़ें फास्ट एंड फ्यूरियस कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ना भूलें। और आखिरी चीज़ है, कंपटीशन पर नज़र रखिए। देखिए, स्टार्टअप का आइडिया आपने चुन लिया, उस आइडिया पर काम कर रहे हैं, उस पर कस्टमर्स भी आपको मिले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ आप इसमें आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त इसी स्पेस, इसी सेगमेंट में जिस पर आप काम कर रहे हैं, कंपटीशन भी तो होगी। फर्स्ट मूवर एडवांटेज किसी ने लिया होगा, वो कंपटीशन क्या कर रहा है, उसके चैलेंजेस क्या है, क्या वो कंपनी एक तरह से प्रोग्रेस कर रही है या वो कंपनी घाटे में, ये भी समझें। इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा, आपको समझ आएगा कि क्या इस स्टार्टअप जर्नी में आगे बढ़ना चाहिए या फिर किसी और आइडिया पर काम करना चाहिए। तो 4 चीज़ें हैं जिस पर खास ध्यान रखें जब आप अपने स्टार्टअप की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। सबसे पहले तो एक बेहतरीन आइडिया जो सोसाइटी के लिए अच्छा हो। दूसरा, कस्टमर्स को समझने की कोशिश। तीसरा, टेक्नोलॉजी के साथ साथ काम करें। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, कंपटीशन क्या कर रहा है उस पर भी ध्यान रखें। तो ये है स्टार्टअप का आज का गुरु मंत्र आपके लिए। और इसी के साथ स्टार्टअप मंत्र में इतना ही। अगली बार फिर से कुछ नए सेगमेंट, कुछ नए टॉपिक और कुछ नए स्टार्टअप्स के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें 18 आवर्स स्वदेश के साथ। नमस्कार।